क्या आप जानते हैं कि फ्रेमिंग में कौन सी तकनीक बाउंड्री पहचानने के लिए बिट लेवल पर काम करती है, या फिर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या सीआरसी का उपयोग किस लिए किया जाता है, या फिर मैक एड्रेस का प्रयोग किस में होता है, और इसके अलावा ईथरनेट नेटवर्क में कोलिजन रोकने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब नहीं पता तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान लगने लग जाएंगे। और अगर आपको इनमें से कुछ जवाब पता भी है तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है और डेटा लिंक लेयर को डिज़ाइन करने में क्या क्या इशूज़ का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो को हम कुछ इस क्रम में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है और उसके बाद में हम डेटा लिंक लेयर के जो डिज़ाइन इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इतना करने के बाद मैं आज के इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा और उसके बाद में एक छोटा सा क्विज़ होगा जो बहुत ही सिंपल सा होगा, और इस क्विज़ का आंसर देकर आप समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपको पूछे थे वो सारे क्वेश्चन कितने ही ईजी थे। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है। तो डेटा लिंक लेयर क्या है? डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर है। जब हम ओएसआई मॉडल देखते हैं तो हम जब नीचे से शुरुआत करते हैं तो सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर जो कि पहली लेयर है, उसके जस्ट ऊपर होती है हमारी डेटा लिंक लेयर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे शुरुआत में बनाया था कि सबसे नीचे होता है फिजिकल लेयर, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। हम आज के इस वीडियो में डेटा लिंक लेयर की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, डेटा लिंक लेयर क्या है, ठीक है, हमने देखा कि डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर है। यह दो डिवाइसेस के बीच सुरक्षित और विश्वसनीय डेटा ट्रांसफ़र सुनिश्चित करती है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, दो डिवाइसेस के बीच जब हमें डेटा सेंड करना होता है तो वो डेटा जो है सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र हो और विश्वसनीय तरीके से ट्रांसफ़र हो, इस बात को सुनिश्चित करती है कौन? डेटा लिंक लेयर। यह डेटा को फ्रेम्स में बदलती है, ठीक है। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो क्या करता है, जो नेटवर्क लेयर से डेटा मिला है उसको फ्रेम्स में बदलता है या तोड़ता है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर भरोसेमंद डेटा ट्रांसफ़र सुनिश्चित करती है। लेकिन डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन में कुछ समस्याएं आती हैं, जिसमें से 5 समस्याएं जो हैं वो मुख्य हैं, मेन है। तो अब हम इन 5 समस्याओं के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक, जो कि है कि डेटा लिंक लेयर को डिज़ाइन करने में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो डेटा लिंक लेयर को डिज़ाइन करने में जो सबसे पहला इशू आता है वो फ्रेमिंग है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर में हम क्या कर रहे हैं, हम पैकेट्स को फ्रेम में बदल रहे हैं। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो वह डेटा एक लंबे बिट्स की स्ट्रीम के रूप में होता है। तो एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाएगा तो डेटा कैसे जाएगा, बिट्स की एक लंबी स्ट्रीम के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। एक बार में एक बिट निकलेगा एक कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ेगा। रिसीवर को यह जानने की ज़रूरत होती है कि डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है और डेटा कहाँ ख़त्म हो रहा है। ये बात वही है कि जैसे मान लीजिए कि आपको फ़ोन में बात करनी है, लेकिन फ़ोन में बात करने के पहले क्या होता है कि जब भी आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रिंग बजती है, ठीक है। वो रिंग जो है वो कन्वर्सेशन का स्टार्ट पॉइंट है। वो फ़ोन में रिंग बजी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कन्वर्सेशन करना चाह रहा है आपके साथ में। तो आपने क्या किया, कॉल को एक्सेप्ट किया और आपने बात करना शुरू किया। अब जो है वो डेटा का जो डेटा स्ट्रीम है, जो आपकी बातें हैं वो अब शुरू हो गई, ठीक है। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो दूसरे कंप्यूटर को ये जानने की ज़रूरत होती है, रिसीवर को, कि डेटा कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस समस्या का सॉल्व करने के लिए फ्रेमिंग के जरिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। हम क्या करते हैं, डेटा को फ्रेम्स में बदल देते हैं। इसमें डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और हर फ्रेम की शुरुआत और अंत को खास तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक
ठीक है। जिस तरीके से आप फ़ोन में कन्वर्सेशन करते हैं, तो फ़ोन की शुरुआत क्या होती है कि रिंग का बजना, ये फ़ोन की शुरुआत हुई, रिंग बजी तो आप समझ गए कि कोई कॉल आ रही है, आपने कॉल रिसीव की और बात करना शुरू किया, और जब आपको बात ख़त्म करनी है तो आप अपने मोबाइल से वो लाल वाली बटन जो कॉल को रखने के लिए यूज़ होती है वो आपने प्रेस कर दी, तो कॉल आपका एंड हो गया। उसी तरीके से जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करे, तो दूसरे डिवाइस को पता होना चाहिए कि कब डेटा शुरू हो रहा है और कहाँ पे डेटा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेमिंग की जाती है। फ्रेमिंग में डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर फ्रेम की शुरुआत और अंत को खास तरीके से दर्शाया जाता है। अब वो खास तरीका क्या होते हैं उस बात को हम समझते हैं। तो खास तरीके को दर्शाने के लिए हम कुछ तरीके यूज़ करते हैं, जैसे जिसमें से पहला तरीका है कैरेक्टर काउंट। फ्रेम की शुरुआत में उसकी कुल लंबाई बता दी जाती है। तो जैसे आप ये नीचे देख पा रहे हैं, ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेम है। यहाँ पे मेन जो हमें नेटवर्क लेयर से जो डेटा मिला है वो डेटा है जिसको हम पैकेट कह रहे हैं, और फ्रेम बनाने के लिए जो डेटा लिंक लेयर है उसने हेडर और टेलर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये पूरा मिलाकर हम कह रहे हैं फ्रेम है। तो जो फ्रेमिंग को इम्प्लीमेंट करने का जो पहला तरीका है वो है कि आप कैरेक्टर काउंट लगा दीजिए शुरुआत में। मतलब ये हेडर है, इसके पहले आप क्या लगा दीजिए, कैरेक्टर काउंट, कि मतलब कि डेटा का शुरुआत हो गई है और कितने बिट्स का ये डेटा है या कितने बाइट का ये डेटा है, ताकि रिसीवर को पता रहे कि यहाँ से जो डेटा शुरू हुआ है मुझे कितने देर तक डेटा को रिसीव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से रिसीवर को पता चल जाएगा। पहली जो इंफॉर्मेशन होगी कैरेक्टर काउंट की इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर काउंट की इंफॉर्मेशन देखकर रिसीवर को पता चल जाएगा कि उसे कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है फ्लैग बाइट्स, ठीक है। फ्लैग बाइट्स, स्पेशल बाइट्स का उपयोग करके फ्रेम की बाउंड्री तय की जाती है। हम क्या करते हैं, स्पेशल बाइट का यूज़ करते हैं। वो स्पेशल बाइट जनरली होता है, जनरली, ठीक है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली होता है स्पेशल बाइट कि 0 फिर 6 बार 1, ठीक है, 3 1 और ये 3 1 फिर 0, ये होता है स्पेशल बाइट। ये स्पेशल बाइट हम क्या करते हैं, फ्रेम के शुरुआत में अटैच कर देते हैं, ठीक है। फ्रेम के शुरुआत में हमने क्या कर दिया, इन स्पेशल बाइट को अटैच कर दिया, और फ्रेम के एंड में भी हमने इन स्पेशल बाइट्स को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो जैसे ही रिसीवर को ये मिला 0 फिर 6 1 और 0, तो रिसीवर को पता चल गया कि कुछ फ्रेम आ रहा है, ठीक है, और रिसीवर रेडी हो गया उस फ्रेम को रिसीव करने के लिए। फिर उसके बाद बाइट स्टफिंग है। बाइट स्टफिंग इसलिए होती है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो डेटा नेटवर्क लेयर से आ रहा है उस डेटा में ही ये सीक्वेंस अवेलेबल हो, ठीक है। हो सकता है कि जो डेटा हमारे ऊपर से नेटवर्क लेयर से आ रहा है उस डेटा में ही ये पूरे का पूरा सीक्वेंस हो। तो अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत क्या हो जाएगी, ऐसा हुआ तो दिक्कत ये हो जाएगी कि रिसीवर जो है इसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। रिसीवर सोचेगा कि ये स्टार्टिंग है, और जैसे ही डेटा एक्सेप्ट करना शुरू करेगा तो उसको ये वाला सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि डेटा पैकेट में ही है। डेटा पैकेट में भी तो ये सीक्वेंस हो सकता है, तो रिसीवर को लगेगा कि यहाँ पे जो फ्रेम है वो एंड हो गया, लेकिन फ्रेम तो एंड यहाँ पे हो रहा है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बाइट स्टफिंग नाम के मेथड का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, किसको, सेंडर को, सेंडर सेंड कर रहा है ना रिसीवर को, जब भी सेंडर को ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, ऐसी बाइट मिलेगी, तो जो सेंडर होगा वो इसके पहले एक स्केप सीक्वेंस ऐड कर देगा। स्केप सीक्वेंस ऐड करने का मतलब ये होता है कि रिसीवर को बताया जा रहा है कि ये जो है इसके बाद जो आएगा, स्केप सीक्वेंस के बाद जो आएगा वो एक्चुअल डेटा है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। एंड फ्रेम जो है, एंड जो बाइट है, मतलब फ्रेम जहाँ एंड हो रहा है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाइट स्टफिंग का यूज़ करके जो डेटा में स्पेशल बाइट्स हैं उनको भी एक्सेप्ट कराया जा सकता है। इसके बाद में जो तीसरा तरीका है वो है बिट स्टफिंग। जो बाइट स्टफिंग में हम कर रहे थे काम, वही सेम काम हम कर सकते हैं बिट्स के लेवल में, ठीक है। बाइट्स के लेवल में हम काम करते हैं तो हम उसको कहते हैं बाइट स्टफिंग, और अगर वही काम हम बिट्स के लेवल में करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बिट स्टफिंग। इसमें क्या होता है, डेटा के बीच विशेष बिट्स डालकर बाउंड्री तय की जाती है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि फ्रेम की शुरुआत बताने के लिए हमने क्या कर दिया, 0 1 1 1 1 1 1 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि
जो सेंडर डेटा सेंड कर रहा है उस डेटा में ही ये सीक्वेंस हो, तो हम क्या करेंगे कि 0 के बाद जैसे ही 5 1 मिलेगा, जैसे ही डेटा लिंक लेयर को 0 के बाद 5 1 मिलेगा तो वहाँ पे एक 0 वो स्टफ कर देगा। ठीक है, इसको अगर मैं आपको बना के बताना चाहूँ तो उसको मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ कि जैसे बिट स्टफिंग में क्या होता है कि हमने फ्रेम की शुरुआत को बताया कि 0 1 1 1 1 1 1 0, ये हो गया फ्रेम की शुरुआत। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेटा में ही ये हो 0 1 1 1 1 1 1 और 0, डेटा के अंदर ही हो। तो अगर ऐसा हुआ तो जो रिसीवर होगा उसको लगेगा यहाँ पे फ्रेम ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा होगा तो फिर एरर आ जाएगी, फिर डेटा उसने पूरा रिसीव ही नहीं किया। तो जो डेटा लिंक लेयर होती है वो क्या करती है कि जैसे ही सेंड करने के लिए उसको 0 मिलेगा, फिर 5 1 मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 मिलेगा, तो 5 1 के बाद जो डेटा लिंक लेयर होगी वो एक 0 क्या कर देगी, स्टफ कर देगी। 0 स्टफ करना मतलब होता है कि जैसे कि हम स्टफ करते हैं जब कुछ खाना बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आलू का पराठा बना रहे हैं आप, तो क्या करते हैं कि आप आटे में आलू को स्टफ कर देते हैं। ठीक है, उसको है ना आटे के अंदर आपने डाल दिया, उसके बाद आलू पराठा बना दिया। ठीक है, तो वैसे ही प्रोसेस होती है, जैसे कि आप स्टफ्ड कुछ और भी आप रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च में आपने अंदर आलू डाल दिया और वैसे कुछ रेसिपी बना दी। तो मतलब हम इसमें स्टफिंग में क्या कर रहे हैं कि हम जो एक्चुअल डेटा है, देखिए एक्चुअल डेटा क्या है हमारे पास 0 1 1 1 1 1 1 0, ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है। लेकिन अगर रिसीवर इसको देख लेगा तो उसको लगेगा कि फ्रेम एंड हो गया है। तो जो सेंडर होता है, सेंडर का डेटा लिंक लेयर होता है, जैसे उसको 5 1 मिलेगा तो वो डर जाएगा कि कहीं ये एंड फ्रेम का सिग्नल ना बन जाए। इसलिए जो सेंडर होगा वो इस 5 1 के बाद एक 0 खुद से स्टफ कर देगा, है ना। तो उसके बाद जो रिसीवर होगा उसको पता रहेगा कि अच्छा 5 1 के बाद 0 आया है, इसका मतलब ये स्टफ्ड बिट है। इसलिए रिसीवर क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा और बाकी का मैसेज रीड करने लग जाएगा। अब देखिए, हालांकि ये बाइट स्टफिंग बिट स्टफिंग एक अलग वीडियो में बताना चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। अगर इस पे हम जाएंगे तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मैं जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल बस ये जान लीजिए आप कि फ्रेमिंग को इम्प्लीमेंट करने का जो सॉल्यूशन है वो ये सारे हैं। ठीक है, चाहे आप करेक्टर काउंट कर लीजिए, चाहे फ्लैग बाइट्स कर लीजिए, चाहे बिट स्टफिंग कर लीजिए, ये सारे सॉल्यूशन है किसके, फ्रेमिंग के। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हेलो मैसेज है, तो आप हेलो के स्टार्ट और एंड में कुछ अलग मैसेज लगा दीजिए ताकि रिसीवर को पता रहे कि ये स्टार्ट है मैसेज का और ये एंड है और बीच में जो मैसेज है ये मेरे काम का मैसेज है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि HDLC प्रोटोकॉल बिट स्टफिंग का उपयोग करता है। ठीक है, HDLC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें बिट स्टफिंग का यूज़ करता है वो डेटा को सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। ओके, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा जो चैलेंज है, दूसरा जो इशू है डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो दूसरा चैलेंज है वो है फ्लो कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर की स्पीड अलग अलग हो सकती है। ठीक है, सेंडर अलग स्पीड में सेंड कर सकता है और रिसीवर अलग स्पीड में सेंड या रिसीवर अलग स्पीड में रिसीव कर सकता है। तो समस्या क्या है, समस्या ये है कि रिसीवर यदि धीमा हो तो डेटा लॉस हो सकता है। सेंडर तो सेंड करे जा रहा है लेकिन रिसीवर अगर उस स्पीड से रिसीव नहीं कर रहा है तो डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है स्टॉप एंड वेट, जिसमें क्या होता है कि एक फ्रेम भेजो, सेंडर ने रिसीवर को एक फ्रेम भेजा और एक्नॉलेजमेंट आने तक रुका। कि जैसे सेंडर ने क्या किया, एक फ्रेम भेजा, एक फ्रेम गया और रिसीवर ने उस फ्रेम को रिसीव किया। फिर रिसीवर जब रिसीव कर लेगा तो रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको, सेंडर को, कि हाँ जो फ्रेम आपने भेजा था उसको मैंने रिसीव कर लिया है। उसके बाद में जो सेंडर होगा वो दूसरा फ्रेम भेजेगा। एक तरीका ये है, लेकिन ये काफ़ी स्लो होता है, इसलिए हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करते हैं। स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं कि हम एक साथ कई फ्रेम्स भेजते हैं और विंडो साइज़ के अनुसार एक्नॉलेजमेंट को हम रिसीव करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कई फ्रेम एक साथ भेज देते हैं और जो रिसीवर होता है वो कई फ्रेम्स का एक्नॉलेजमेंट एक साथ भी भेज सकता है और उसके अलावा भी कई मैकेनिज्म होते हैं स्लाइडिंग विंडो में। ठीक है, तो फ्लो को हम स्लाइडिंग विंडो से कंट्रोल कर सकते हैं। यह तकनीक TCP में भी इस्तेमाल होती है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में भी इसी टेक्निक का उपयोग
किया जाता है। उसके बाद में जो तीसरा चैलेंज है, जो तीसरा इशू है डिज़ाइन में, वो है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मतलब कि सेंडर ने रिसीवर को डेटा सेंड किया, डेटा ट्रांसफ़र के दौरान नॉइस के कारण बिट्स बदल सकती हैं। मतलब रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया वो अलग है और सेंडर ने जो भेजा था वो अलग था। तो इस कारण क्या हो सकता है कि रिसीवर को गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इससे गलत जानकारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 4 तरीके हैं। ठीक है, इन तरीकों पे भी अलग अलग वीडियोस बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जैसे पहला तरीका है कि पैरिटी बिट। इसमें क्या करते हैं कि हर फ्रेम के साथ एक एक्स्ट्रा बिट जोड़कर एरर डिटेक्ट किया जाता है। मतलब पैरिटी बिट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो रिसीवर होता है वो जान सकता है कि जो मेरे पास मैसेज आया है वो मैसेज सही है या गलत हो गया है रास्ते में। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है एरर कंट्रोल करने का, वो है चेकसम। इसमें क्या करते हैं कि डेटा का कुल योग जोड़कर एरर डिटेक्ट किया जाता है। तो जैसे पैरिटी बिट का हम यूज़ करके एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही चेकसम तरीके से भी हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि चेकसम ज़्यादा अच्छा है पैरिटी बिट से, क्योंकि पैरिटी बिट में हम एक ही बिट एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेकसम में हम एक से ज़्यादा बिट के एरर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका होता है एरर कंट्रोल का, CRC, जिसमें हम मैथमेटिकल तरीके से एरर की जांच करते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें एरर पाए जाने पर दोबारा मैसेज भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिसीवर को जब डेटा मिला और रिसीवर को पता चला कि डेटा जो है वो गलत हो गया है रास्ते में, तो रिसीवर जो है सेंडर को बोलेगा कि जो आपने डेटा भेजा था वो गलत हो गया, मुझे दोबारा डेटा आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो इन तरीकों से हम एरर कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये था हमारा तीसरा इशू डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन का। उसके अलावा यह मैकेनिज्म डेटा की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तो एरर कंट्रोल में अगर आप इस मैकेनिज्म को, ये जो मैकेनिज्म है, इन मैकेनिज्म को अगर आप ऐड कर देंगे तो डेटा की विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है एरर कंट्रोल, नहीं तो आपको किसी ने हाई भेजा और आपको हाई की जगह मान लीजिए कि बाय मैसेज आ गया, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एरर कंट्रोल इस बात पे ध्यान देता है कि जो सेंडर ने भेजा है वही रिसीवर को रिसीव हो। उसके अलावा डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन में जो चौथा इशू आता है वो होता है एड्रेसिंग का। तो जब नेटवर्क में कई डिवाइसेस होते हैं, अब नेटवर्क है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नेटवर्क में क्या होता है, कई डिवाइसेस होते हैं, तो फ्रेम को सही रिसीवर तक पहुंचाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जो फ्रेम है वो सही रिसीवर तक पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट है। गलत एड्रेसिंग से डेटा खो सकता है। गलत अगर एड्रेसिंग हुआ तो डेटा खो जाएगा या किसी गलत रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है मैक एड्रेस। हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिससे टारगेट डिवाइस को पहचाना जा सके। तो हम क्या करते हैं कि फ्रेम में हम मैक एड्रेस भी इंक्लूड करते हैं। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो फिजिकल एड्रेस जो कि हर डिवाइस का अलग अलग होता है। यह हार्डवेयर लेवल का एड्रेस होता है। जो भी आपका हार्डवेयर है उसमें आपको एक फिजिकल एड्रेस मिलता है जो कि NIC में लिखा होता है। NIC मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहाँ पे होता है, जहाँ पे आप लैन केबल को लगाते हैं अपने सिस्टम में। तो वो लैन केबल आप लगाते हैं NIC में ही। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में वहाँ पे एक हार्डवेयर एड्रेस होता है। इस हार्डवेयर एड्रेस की ज़रूरत होती है डेटा लिंक लेयर को डेटा सेंड करने के लिए। उसके अलावा जो डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन में जो पांचवा इशू है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मतलब होता है कि जब एक ही कम्युनिकेशन चैनल को कई डिवाइसेस शेयर करती हैं तो कोलिजन हो सकता है। जैसा कि जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, बस टोपोलॉजी। हमने बस टोपोलॉजी के बारे में जाना था। हमने क्या जाना था कि बस टोपोलॉजी में एक केबल होती है और उसी केबल में सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब सारे डिवाइसेस एक ही केबल के माध्यम से कनेक्टेड हैं, तो क्या करना पड़ता है, इनको ये जो मीडिया है इस मीडिया को शेयर करना पड़ता है। ठीक है, सारे ही लोग जब डेटा सेंड करेंगे तो इसी मीडिया का यूज़ करके डेटा को सेंड करेंगे। और अगर दो लोगों ने एक साथ डेटा सेंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, दोनों को डेटा टकरा जाएंगे और डेटा जो होगा वो मतलब उसमें एरर आ जाएगी, डेटा के बिट्स जो हैं बदल जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही समय में दो डिवाइसेस डेटा भेजें तो डेटा टकरा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSMA-CD प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले मीडियम को सेंस किया जाता है, खाली मिलने पर ट्रांसमिट किया जाता है,
कोलिजन होने पर रिट्राई किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो पहले वो इस मीडियम को सेंस करेगा, देखेगा कि किसी और का डेटा तो इस मीडियम में नहीं है। जब देखेगा कि किसी और का डेटा इस मीडियम में नहीं है तब वो डेटा सेंड करना की शुरुआत करेगा। ठीक है, ठीक है। और कोलिजन होने पर अगर मान लीजिए कि डेटा सेंड किया और कोलिजन हो गया तो फिर वो दोबारा ट्राई करेगा। जैसे अगर टोकन रिंग की बात करें हम, टोकन रिंग जो कि रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होता है, तो एक टोकन सर्कुलेट होता है जो कि रिंग में सर्कुलेट होता रहता है और जिसके पास टोकन होता है बस वही जो है डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मतलब जो पांचवा इशू है वो ये है कि जो मीडिया होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में कॉमन होता है। तो अब उस कॉमन मीडिया का यूज़ करके हम डेटा को कैसे रिसीवर तक पहुंचाएंगे। तो रिसीवर तक डेटा को पहुंचाने के लिए दो हमने समाधान पढ़े। पहला समाधान है CSMA CD और दूसरा समाधान है टोकन रिंग। इन दोनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि मीडिया को बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में शेयर करा सकते हैं। यह डेटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है, तो जो डेटा ट्रैफिक है उसको मैनेज करने का काम कौन करते हैं, ये सारे सॉल्यूशंस जो कि CSMA CD है और टोकन रिंग है। तो इसके बाद जो अभी तक हमने समस्याएं पढ़ी और उनका सॉल्यूशन जो पढ़ा उसको हम एक टेबल के माध्यम से समअप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला डिज़ाइन इशू था वो था फ्रेमिंग, है ना। फ्रेमिंग मतलब क्या होता है कि फ्रेम की बाउंड्री डिसाइड करना। तो उसके लिए हमने कैरेक्टर काउंट और बिट स्टफिंग जो सॉल्यूशन है वो पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो अगली समस्या थी वो थी फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, स्पीड में अंतर, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो स्पीड है उसमें अंतर हो सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का उपयोग किया था। उसके बाद में जो तीसरा इशू था वो था एरर कंट्रोल का, कि डेटा में गलती हो सकती है। तो उसके लिए पैरिटी और CRC और ARQ का हम यूज़ कर सकते हैं। चौथी समस्या थी एड्रेसिंग की, कि सही डिवाइस तक डेटा पहुंचे, तो उसके लिए हम मैक एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं। और पांचवी समस्या थी मीडिया एक्सेस कंट्रोल की, कि जो कॉमन मीडिया है उसको कैसे सारे डिवाइस एक्सेस करें, तो मीडियम को कैसे शेयर करें। तो उसके लिए CSMA CD और टोकन रिंग जो थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम क्या करते हैं, आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर की डिज़ाइन समस्याएं डेटा संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। तो डेटा लिंक लेयर की डिज़ाइन में जो समस्याएं हैं उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है उसका क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एड्रेसिंग और मैक का सही समाधान आवश्यक है। तो अगर ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सही समाधान जरूरी है अगर हमें इफेक्टिवली डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो इन तकनीकों से नेटवर्क कम्युनिकेशन सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनता है। तो अगर हम ये सारी टेक्निक जो इनका सॉल्यूशन था उनका यूज़ करें तो इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सेफ होता है, तेज होता है और रिलायबल होता है। यह लेयर नेटवर्क की नींव है। डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क की नींव है और इसके सही डिज़ाइन से संपूर्ण नेटवर्क का परफॉर्मेंस बेहतर होता है। तो अगर डेटा लिंक लेयर को आपने अच्छे से डिज़ाइन किया है तो आपके नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो अब समय हो गया है एक छोटे से क्विज़ का। बहुत ही सिंपल सा क्विज़ रहेगा। जो मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनका जवाब है इस क्विज में। और आप लोगों ने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो आज के इस क्विज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि फ्रेमिंग की कौन सी तकनीक बाउंड्री पहचानने के लिए बिट लेवल पर काम करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि फ्रेम को अगर हमें बाउंड्री पहचाननी है फ्रेम की तो बिट लेवल पर कौन सी तकनीक काम कर रही थी। ऑप्शन नंबर A कैरेक्टर काउंट, ऑप्शन नंबर B पैरिटी बिट, ऑप्शन नंबर C मैक एड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर D बिट स्टफिंग। तो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D बिट स्टफिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आज के इस वीडियो का, आज के इस क्विज का, कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब हमने स्लाइडिंग विंडो के बारे में चर्चा की थी कि किसका सॉल्यूशन है ये, एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, मैक या एरर कंट्रोल। तो स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा का फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
फ्लो कंट्रोल। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो होता है उसका उद्देश्य है फ्लो को कंट्रोल करना सेंडर और रिसीवर के बीच का। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है सीआरसी का उपयोग किस लिए किया जाता है। सीआरसी का उपयोग फ्रेमिंग के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए या एड्रेसिंग के लिए। तो हमने चर्चा की थी, इसका सही जवाब है कि हम सीआरसी का उपयोग करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का, कि कहीं एरर में कहीं सेंडर को रिसीवर से डेटा भेजने में कुछ एरर तो नहीं आ गई, तो एरर डिटेक्शन के लिए सीआरसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि मैक एड्रेस का प्रयोग किस में होता है। मैक एड्रेस का प्रयोग हम किस में करते हैं, फ्रेमिंग में करते हैं, फ्लो कंट्रोल में करते हैं, एरर कंट्रोल में करते हैं या एड्रेसिंग में करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सेंडर से रिसीवर को डेटा भेजेंगे तो रिसीवर का एड्रेस हमें पता होना जरूरी है, इसलिए मैक एड्रेस का उपयोग होता है एड्रेसिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्रेसिंग। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है इथरनेट नेटवर्क में कोलिजन रोकने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है। इथरनेट नेटवर्क में कोलिजन को अगर हमें रोकना हो तो कौन सी तकनीक यूज़ करते हैं, टोकन रिंग, स्टॉप एंड वेट, CSMACD या CRC। तो कोलिजन को रोकने के लिए हम कैरियर को सेंस कर रहे थे, याद करिए इसका फुल फॉर्म होता है CSMACD का कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो हम कैरियर को सेंस कर रहे थे डेटा भेजने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है CSMACD का उपयोग हम करते हैं कोलिजन को रोकने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन थे क्विज के। अगर आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखा तो आप लोग को बहुत आसानी हुई होगी इन क्वेश्चन के आंसर को बताने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही बताए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हैं कि 5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 5 जो भी है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, आप उसे क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी इस टॉपिक की प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।